तो चलिए अपन देखते हैं इसमें कि सबसे पहले हमें शुरू क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे करंट के बारे में कि करंट होता क्या है। तो अगर करंट के बारे में बात की जाए तो देखिए, हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज फ्लो होने के रेट को बोला जाता है करंट। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो करंट होता है, जो यहाँ पे करंट होता है, ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोला जाता है करंट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये हम बोलेंगे। ठीक है, ये चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर कभी भी रेट की बात करें तो हमेशा टाइम से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम Q की बात करें तो Q होता है चार्ज। ठीक है, ये होता है चार्ज, या फ्लो ऑफ चार्ज बोल देंगे, या चार्ज फ्लो बोल देंगे, या इसको चार्ज बोल देंगे। और Q की वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोला जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होते हैं उसी को बोला जाता है n। और Q इज इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस एन ई। और प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है कि चार्ज रिमूव हुआ है। आप सबको पता है कि अगर ये कोई बॉडी है, यहाँ से अगर चार्ज रिमूव कराया जाता है, चार्ज को रिमूव कराया जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब जो नेचर बनता है वो पॉजिटिव नेचर का बनता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको चार्ज प्रोवाइड किया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाए, तो जो चार्ज होगा उसको बोला जाएगा निगेटिव। ठीक है, मतलब जब चार्ज को प्रोवाइड किया जाता है तो उस बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब किसी बॉडी से चार्ज को रिमूव किया जाता है तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये वही बात थी। अब देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो चार्ज होगा उसको हम नॉर्मली कूलाम में रखते हैं। किस में रखते हैं, कूलाम में। तो ये तो ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइम की, लेकिन टाइम से पहले हम जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और ये होता है निगेटिव नेचर का। कैसा होता है, निगेटिव नेचर का। अगर यहाँ पे हम बात करें इसके मास के, यानी इलेक्ट्रॉन के मास की अगर बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर टाइम की बात करें, टी की बात करें, तो टी यहाँ पे होता है टाइम। टी क्या होता है, टाइम। इसे हम हमेशा सेकेंड में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में मेज़र करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो चार्ज होता है, चार्ज को कितने कैटेगरी में नॉर्मली अपन डिवाइड करते हैं। तो देखिए, करंट अगर हमें पाना है तो हम दो तरीके के चार्ज से करंट मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो करंट को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक का नाम होता है एवरेज करंट और एक को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे ये करंट को कितने तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो देखिए अगर करंट की बात करें तो करंट दो तरीके का होता है। एक को बोला जाता है एवरेज करंट, ये क्या लिखा है, एवरेज करंट लिखा है। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं IAV, मतलब एवरेज करंट, ये हो गया। दूसरा होता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट ये होता है, और इसे बोला जाता है, इसे डिनोट किया जाता है II से। ठीक है, या I इंस्टेंटेनियस अपन ऐसे बोल देते हैं। ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट और ये होता है एवरेज करंट। अगर हम एवरेज करंट की बात करें तो देखिए, एवरेज करंट नॉर्मली होता है टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, उसी के रेशियो को बोला जाता है एवरेज करंट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं I एवरेज इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें
तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है इसको हम लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है। और इसे आप अच्छे तरीके से याद रखिए कि जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है वो होता है डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर। ठीक है, तो चलिए इतना कॉपी करिए आप सभी लोग। हो गया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। लेकिन अच्छा चलिए, अगर यहाँ पे यूनिट्स की बात कर लें तो देखिए करंट की जो यूनिट होती है, हम यहाँ पे नॉर्मली बात कर लें करंट के यूनिट की। चलिए देखिए, जो करंट की यूनिट होती है उसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है एसआई और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट। तो एक एसआई यूनिट और दूसरा सीजीएस यूनिट ये होता है। अब देखिए आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी नॉर्मली ये, तो हम बोलेंगे कूलाम पर सेकेंड। क्या बोल देंगे? क्यू की यूनिट कूलाम और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड या इसी को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोल देते हैं? एम्पियर। बात समझ में आ गई। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में इसकी यूनिट होती है बायोट, या फिर ऐसे बोल दें कि अगर कूलाम है तो सीजीएस में स्टेट कूलाम हो जाता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, या इसी को बोला जाता है, इसकी एक और तरीके से बायोट भी बोलते हैं अपन। और इसमें एक और यूनिट होती है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एम्पियर। क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट एम्पियर ये होता है। तो देखिए अगर हम यूनिट की बात करें करंट की, तो करंट की यूनिट दो तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक एसआई में दूसरा सीजीएस में। अगर एसआई में करंट के यूनिट की बात करें तो कूलाम पर सेकेंड जिसे अपन एम्पियर भी बोलते हैं। अगर सीजीएस में बात करें तो स्टेट कूलाम पर सेकेंड ये होता है, या इसकी यूनिट एक और होती है बायोट। क्या बोलते हैं? बायोट। और एक और यूनिट होती है एब्सोल्यूट एम्पियर। बात समझ में आ रही है? तो ये होती है करंट की यूनिट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं अपन और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चंस आपके बोर्ड स्क्रीन पे भी दिखेंगे। लिखा गया है यहाँ पे कि इफ क्यू इज़ इक्वल्स टू, देखिए ये एग्जाम्पल है, ठीक ठाक। क्यू इज़ इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी। बोल रहा है कि फाइंड, ये दे दिया गया है चार्ज, उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड, फर्स्ट बोल रहा है कि फाइंड आई एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे हमें बताना है करंट कितना मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि आई एट टी इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू 0 पे कितना करंट मिलेगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है थर्ड में कि टाइम एट विच करंट इज 0, एट विच करंट इज 0, वो टाइम बताओ जब करंट 0 हो। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ बोल रहा है कि करंट टाइम कर्व ये बोल रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आप देखिए एकदम आसान आपको लगेगा। यहाँ पे अभी हमने देखा था कि अगर चार्ज टाइम का फंक्शन हो, और हमें करंट फाइंड करना हो तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, और डी क्यू अपॉन डी टी करते ही क्या मिल जाएगा? आई इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। अब देखिए क्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी, ये लिख देंगे। देखिए आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इतनी डिफ्रेंसिएशन आप सबको आती होगी। अगर हम टी स्क्वायर की बात करें तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आएगा 2t के बराबर, माइनस बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
और t का डिफ्रेंसिएशन होगा 1। ठीक है, तो ये आ गया i की वैल्यू 2at माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो ये तो करंट मिल गया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि i डिफाइन करिए एट t इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 सेकेंड पे आप करंट कैलकुलेट करिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, और t की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए के प्लेस पे a और t के प्लेस पे 1 कर देंगे, और ये आ जाएगा माइनस बी। अगर इसके आंसर की बात करें तो आ गया 2a माइनस बी के बराबर। ठीक है, मतलब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जो करंट हमें मिलेगा वो 2a माइनस बी के बराबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम सेकेंड की बात करते हैं। यहीं पे हमसे पूछ रहा है कि i की वैल्यू बताइए t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे i की वैल्यू बताइए। हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 2a और t के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 0 माइनस b, ये आ जाएगा 2a का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस b के बराबर। ठीक है, मतलब जो करंट आएगा 0 टाइम पे वो b के माइनस b एम्पियर के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि टाइम एट विच करंट इज 0, बोल रहा है कि वो टाइम बताइए जब करंट 0 है। ठीक है, तो देखिए वो टाइम बताना है जब करंट 0 हो, तो हम यहाँ पे i के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि टाइम बताइए जब करंट 0 हो, तो i के प्लेस पे अपन पुट कर देंगे 0 इज इक्वल्स टू 2at माइनस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस बी है, आप इसको इधर उठा लाइए तो ये आएगा 2at इज इक्वल्स टू b, तो t की जो वैल्यू आएगी b अपॉन 2a के बराबर आएगी, t की वैल्यू आएगी b अपॉन 2a के बराबर। तो ये टाइम होगा जब करंट की वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बोल रहा है कि करंट टाइम कर्व बनाइए, मतलब ग्राफ बनाना है करंट और टाइम में। तो देखिए यहाँ पे आप अगर आपने देखा है स्ट्रेट लाइन, तो y इज इक्वल्स टू वहाँ पे mx प्लस सी होता है। ठीक है, और ये कुछ ऐसे होता था कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होता था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों में जब ये ग्राफ बनाया जाता था तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता था। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है i इज इक्वल्स टू 2at माइनस बी, तो हम लिख देंगे i इज इक्वल्स टू 2at माइनस बी। अब आपको ध्यान से देखना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। आप देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो हमसे बोल रहा है कि टाइम और करंट के बीच कर्व बनाइए, करंट टाइम कर्व बनाइए, करंट और टाइम के बीच में कर्व बनाइए। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पे अब हम बात करें कि ये m क्या होता था, अगर आपको याद हो तो m होता था स्लोप, m क्या होता था, स्लोप होता था। जो c होता था ये इंटरसेप्ट होता था, क्या होता था, इंटरसेप्ट होता था। बात समझ में आ रही है। ये x एक्सिस और y एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं m, तो m के प्लेस पे ये लिखा गया है प्लस 2a, m के प्लेस पे क्या है, प्लस 2a है, लेकिन c के प्लेस पे आप देख रहे हैं माइनस b है, मतलब c की वैल्यू कैसी है, निगेटिव, c की वैल्यू कैसी है, निगेटिव, लेकिन m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो थीटा आएगा वो लेस देन 90 होगा। आप इसे ना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ बनाते वक्त काम आता है। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना होता है तो ये काम आता है। अगर ये m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब थीटा की वैल्यू 90 से कम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि c की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इंटरसेप्ट को ये y एक्सिस के अलोंग रखा जाता था या y एक्सिस के ऊपर रखा जाता था। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव होती तो ऊपर, लेकिन c की वैल्यू निगेटिव है इसीलिए कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है ये लेंथ होती है c के बराबर।
अब देखिए ये 2a है, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से कम है, थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये देखेंगे आप थीटा, ये थीटा की वैल्यू 90 से कम दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है। तो ये ग्राफ बन गया आई और टी के बीच में, मतलब करेंट टाइम कर्व ये बन गया। बात समझ में आ रही है? तो इसे कॉपी करिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और अपन करेंगे। चलिए अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो हम करंट कैलकुलेट किए हैं, तो हमने देखा कि जब करंट जब करंट मतलब चार्ज जब टाइम का फंक्शन हो तो हम करंट किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए अगर चार्ज टाइम का फंक्शन हो तो करंट निकलता है इसके डिफरेंशिएशन से, मतलब dq अपॉन dt जब करते हैं, यानी कि चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें करंट मिलता है। लेकिन अगर यहीं पे हमें करंट गिवन हो और करंट टाइम का फंक्शन हो और हमसे पूछे बताइए चार्ज कितना था, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए हम उल्टा प्रोसीजर लेके आते हैं। अब चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इसके पास आइए, यहाँ पे करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, आप इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा आई डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू, ये आएगा। इसे हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, ठीक है। अब इसे हम कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, यानी कि चार्ज के इंटीग्रेशन से हमें करंट के इंटीग्रेशन से हमें चार्ज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा और क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई डी टी के बराबर, और इस तरीके से चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। आप बात समझ पाए? चलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन हमारा दे रखा है यहाँ पे कि इफ़ 10 की पावर 3 अल्फ़ा, यानी कि n की वैल्यू दे रखा है 10 की पावर 3 अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। पार्टिकल क्रॉस अ पॉइंट इन 10 की पावर -2 सेकेंड, टाइम दिया गया है 10 की पावर -2 सेकेंड के बराबर, ठीक है। बोल रहा है फाइंड आउट करेंट, बोल रहा है करंट कितना मिलेगा, ठीक है, मतलब कितना करंट फ्लो होगा हमसे ये पूछ रहा है। देखिए I इज़ इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे हम एक चीज़ गड़बड़ कर दिए हैं, यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 अल्फ़ा है, ये चार्ज है, क्या है, चार्ज दे रखा है, ठीक है, मतलब इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब हम बात करें I की, तो I इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें Q की, तो ये लिखा है 10 की पावर 3 अल्फ़ा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एक अल्फ़ा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो ये आएगा 10 की पावर 3, अल्फ़ा के प्लेस पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे इज़ इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 2। अब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। तो चार्ज इतना कूलाम हो जाएगा। अब अगर इसे देखा जाए तो 1.6 इंटू 2 इज़ 3.2 इंटू ये 10 की पावर -19 लिखा गया है, ये 10 की पावर +3 है, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम के बराबर, ठीक है। तो जो चार्ज होगा वो चार्ज 3.2 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम के बराबर होगा। अब हम बात कर रहे हैं आई की, तो I के प्लेस पे Q और I इक्वल्स टू Q बाई टी, Q के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर -16। अगर टाइम की बात करें तो टाइम दे रखा है, देखिए 10 की पावर -2 सेकेंड, तो I इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 3.2। अब देखिए इंटू 10 की पावर ये -16 लिखा गया है,
ये -2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2, यानी ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -14, ये एम्पियर आ जाएगा, या इसको बोल देंगे कूलाम पर सेकेंड। तो जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो होगा 3.2 इंटू 10 की पावर -14 एम्पियर के बराबर। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसमें। और देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको केयरफुली करना होगा और थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि इफ़ i इज़ इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t, i की वैल्यू दे रखी है, बोल रहा है फाइंड आउट द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। मतलब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि i की वैल्यू जो है वो दे रखी है 3t² प्लस 2t के बराबर, ये करंट दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, ये आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अभी हमने देखा था कि अगर करंट टाइम का फंक्शन हो तो हम किस तरीके से चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू dq/dt, और यहाँ से जब चार्ज निकालेंगे यानी dq इज इक्वल्स टू आ जाएगा I dt के बराबर। अब दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन और हमें चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए dq का इंटीग्रेशन q होगा। ठीक, अच्छा इसमें हम लिमिट के लिए, लिमिट से पहले चलो एक बार अभी रख लेते हैं, ये आएगा dq इज इक्वल्स टू, अब i के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3t² प्लस 2t, और ये बाहर है dt। ठीक है, अब देखिए टाइम क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अच्छा ये मान के चलेंगे कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे चार्ज हो रहा होगा 0। ठीक है, ऐसा। अब बात कर रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, मतलब 3 सेकेंड जब हुआ होगा तो चार्ज हम मान लेते हैं q के बराबर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए dq का इंटीग्रेशन हम बोलेंगे q होगा। अब लिमिट रखेंगे तो ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, ये हो गया इज इक्वल्स टू। अब देखिए 3t², अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अदरवाइज़ ये इतना टफ नहीं है। प्लस इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन, प्लस ये आएगा 2t dt के बराबर। ठीक है, अब देखिए अगर 3t² को इंटीग्रेट किया जाए तो 3t की पावर 2 ये कांस्टेंट था बाहर आ जाता है, उसके बाद होता है t की पावर 2 + 1/2 + 1, ये होता है, प्लस में 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाता है, t की पावर क्या 1 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे t की पावर 1 + 1/1 + 1, ये लिख देंगे। यहाँ से देखिए 2 + 1 इज़ 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये देखिए t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 ये बचा है। मतलब जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनका इंटीग्रेशन आ रहा है t³ + t² के बराबर। ठीक है, इसका मतलब जब इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है t³ + t² के बराबर। अगर हम लिमिट की बात करें तो 2 से 3 ये लिमिट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखा जाए तो अपर लिमिट q फिर माइनस होता था, अब q के प्लेस पे लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट 0 है, रख देंगे इज इक्वल्स टू, अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले t और t के प्लेस पे 3 यानी 3 का क्यूब, प्लस अब t के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 यानी 3 का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस। ठीक है, क्योंकि ये अपर लिमिट माइनस, अब t के प्लेस पे 2 यानी लोअर लिमिट 2 का क्यूब, प्लस अब ये तो t के प्लेस पे 2 और 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो q इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 की पावर 3 इज़ 27 और 3 की पावर 2 इज़ 9 माइनस 2 की पावर 3 इज़ 8 प्लस 2 की पावर 2 इज़ 4, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 36 माइनस
12 -12 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 24 कूलाम के बराबर। ठीक है, मतलब जो चार्ज फ्लो होगा 2 से 3 सेकेंड के बीच में, वो 24 कूलाम के बराबर चार्ज फ्लो होगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और करंट टाइम का फंक्शन होता है और चार्ज हमसे पूछता है, तो हम इस तरीके से चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करिए। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ करंट। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक, क्या याद रखेंगे कि हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, अब चलिए समझिए। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये कोई कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, सारे चार्ज हैं। अगर हम बोल दें कि तुम बेटा हाई पोटेंशियल पे हो, मतलब ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे हो, तो जो करंट होगा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब इसको बोला जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोला जाएगा निगेटिव टर्मिनल। तो जो करंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। अब समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे निगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर या कंडक्टिंग वायर के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, मतलब हम इसमें ये बोलने वाले हैं कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं सभी लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जितने निगेटिव चार्ज हैं सभी के सभी हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। कौन? निगेटिव चार्ज। तो आप क्या याद रखेंगे कि करंट, हम ये बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन निगेटिव चार्ज करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, मतलब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो जो निगेटिव चार्ज होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, निगेटिव चार्ज और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ये बात आपको ध्यान रहेगी। चलिए, अगर ये चीज़ आप सीख गए तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए हम एक और बात करते हैं कि जो, चलिए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो करंट होता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात होती है कि करंट के पास एक डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अब ये जान लेंगे कि जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। रीज़न ये है कि करंट कभी भी वेक्टर्स लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो करंट वेक्टर्स लॉ एडिशन को फॉलो न करने के कारण एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मतलब करंट के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होते हुए भी, मैग्नीट्यूड होते हुए भी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगर ये चीज़ आप समझ गए
तो ये इसकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी है, और भी हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, ठीक है। तो समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम ओम्स लॉ को बस थोड़ी सी जानकारी के लिए पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो बोला गया था कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर की फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंजेस ना किए जाएं, ठीक है, अगर किसी वायर के फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना किए जाएं, लाइक वायर को खींच के बढ़ाया ना जाए, वायर को काट के छोटा ना किया जाए, और टेम्परेचर भी ना इंक्रीज किया जाए, उस समय क्या होता है कि जो उसका रेजिस्टेंस होता है, उस वायर का रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो R होता है वो V/I के बराबर होता है। मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर R कांस्टेंट है, अगर R कांस्टेंट है तो V और I का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। V और I का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। अगर इस तरीके का कभी रिलेशन आपको दिखे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब ये है कि किसी वायर में जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब वो वायर उतनी ही बड़ी बैटरी से जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब जिस बैटरी से जुड़ी हुई है उस बैटरी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि R इज इक्वल्स टू V/I। R क्या होता है? कांस्टेंट। केवल और किस में? ओम्स लॉ में। अगर ओम्स लॉ है तभी ये कांस्टेंट होगा, अदरवाइज हम ये बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए मे और मे नॉट बी का, तो हम हमेशा प्रीफर करेंगे मे और मे नॉट बी को, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हमने देखा कि ये अब V/I की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण अगर हम इसे I इधर रखें और ये इधर रखें तो यहाँ पे बोलेंगे कि तुम Y हो और तुम X हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब हम बोलेंगे कि I और V के बीच में बनने वाला जो ग्राफ होगा वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब बोर्ड स्क्रीन पे आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ओम्स लॉ इज, देखिए फर्स्ट इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है, ये ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है V इज इक्वल्स टू IR। सेकेंड ऑप्शन आपका दे रखा है R इज इक्वल्स टू V/I। थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये दे रखा है। फिफ्थ ऑप्शन आपको दे रखा है करंट बिटवीन, सॉरी कर्व बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये दे रखा है। अगर सिक्स्थ ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि ओम्स लॉ इज, मतलब हम बोल रहे हैं कि ओम्स लॉ इनमें से किसके ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बीच की, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में। अब देखिए अगर हम बोलें कि V इज इक्वल्स टू IR, क्या ओम्स लॉ को फॉलो करता है? अभी हमने देखा था कि R इज इक्वल्स टू V/I, ये है, ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ में हमने एक चीज़ देखा था कि R अगर बोल दे कि कांस्टेंट है मतलब ये ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। अगर बोल दे कि V/I कांस्टेंट है मतलब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। अगर बोल दे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो ये भी ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सामने जस्ट ऐसे क्वेश्चंस दे दे तो हम पूरी तरह श्योर नहीं हैं। अगर ये दिया है तो हम पूरी तरह श्योर हैं
कि ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें कि क्या V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो स्ट्रांगली आप समझिएगा, आप कहेंगे कि हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हैं, हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, फिर हम बोलेंगे कि हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हैं। लेकिन अगर R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया है, हम बोलेंगे पूरी तरीके से श्योर है, पक्का है कि यही आंसर, मतलब ये आंसर होगा, क्योंकि ओम्स लॉ में R क्या होता था, कांस्टेंट होता था। नेक्स्ट की बात करें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। ये देखिए, इसके बाद बोल रहा है कि कर्व बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन, मतलब कि अगर V और I के बीच का अगर ग्राफ बन रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ओम्स लॉ है तभी V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन की तरफ अपन और मूव करते हैं, वो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ओम्स लॉ पे ही है। तो जब भी ओम्स लॉ का क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन हाँ, शुरुआत में आपको ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई इज, अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बोल रहा है कि ओम्स लॉ, ये बोल रहा है कि ये ओम्स लॉ है। सेकेंड हमसे बोल रहा है कि नॉट ओम्स लॉ, नॉट ओम्स लॉ ये है। थर्ड ऑप्शन हमसे बोल रहा है मे बी ओम्स लॉ, बोल रहा है कि ये ओम्स लॉ हो सकता है। फोर्थ बोल रहा है कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए, ओम्स लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं कि ये रिलेशन है, तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, हम कहेंगे कि बिल्कुल हम श्योर तो नहीं है। नॉट ओम्स लॉ, क्या ओम्स लॉ नहीं होगा, हम कहेंगे कि हम श्योर नहीं हैं। बोल रहा है कि मे बी ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल यही ऑप्शन है, ये हो सकता है। और कब हो सकता है, जब R कांस्टेंट हो या V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट हो तो ओम्स लॉ होगा, मतलब हो सकता है। नन ऑफ दिस, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, अगर इसके बाद हम बात करें ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस की, तो देखिए, अगर ओमिक डिवाइस की बात करें तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि अगर ओमिक डिवाइस है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा, इसमें R कांस्टेंट होगा, V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट होगा ओमिक डिवाइस में। मतलब ओमिक डिवाइस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसमें रेजिस्टेंस यानी R कांस्टेंट होता है, मतलब V अपॉन आई का रेशियो भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि इसके बीच में, मतलब कि V और I के बीच का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, हम कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अभी हमने देखा। नॉन ओमिक डिवाइस की बात करें तो हम कहेंगे कि नॉन ओमिक डिवाइस जो होती हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, और उनमें आप बोलेंगे कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई में R कांस्टेंट नहीं होगा, V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, और इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे अपनी सभा समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस पे बेस्ड कुछ बेहतर तरीके के क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन हाँ, आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, इस लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड करिएगा। कोई भी डाउट होगा आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन आप लेक्चर मिस मत करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।